अफसर साहब का दोबारा शुक्रगुजार हैं जो उनका हमें HR के लिए भी टाइम था, क्योंकि सर के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। फाइनेंस के हवाले से जैसे फाइनेंस के यूसुफ जो कि गुरु हैं, माहिर हैं, और इनकी काफ़ी सारी टिप्स हैं इनके पास। वो इंटरव्यू के दौरान हमें अच्छी अच्छी टिप्स बताएंगे जो फाइनेंस के लिए या फाइनेंस मैनेजर के लिए या प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो भी पोजीशन आती है उसके हवाले से कुछ टिप्स बताएंगे, वो हमसे पूछेंगे। अफसर साहब, आपका बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि फाइनेंस वाले जो बंदे जब भी जाते हैं इंटरव्यू से, उनसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं कि आप हैं क्या, आप इस जॉब के लिए क्यों आए हैं, तो उसका बेहतर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? देखिए, जब आप किसी भी इंटरव्यू देने के लिए एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि आप अपना इंप्रेशन अच्छा रखें। सही। ठीक है। और जब आप अंदर जाएंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि जी आप अपने मतलब बताएं, तो आप क्योंकि वो सारे आपकी प्रोफाइल को देख रहे होते हैं। ठीक है। तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अबाउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन बिकॉज दे हैव ऑलरेडी। तो उसमें आपने जो जिक्र करना होता है, जब वो अबाउट योर सेल्फ पूछते हैं तो फील्ड से रिलेटेड आपसे वो पूछेंगे, पूछना चाहते हैं कि जी आप इस पोस्ट के लिए आए हैं तो आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से आप आएँ और हम आपको रिक्रूट करें अपने पास, हम हायर करें कि जी हमें आपकी सर्विसेज चाहिए। सही। ठीक है। तो आपने वहाँ पे मेंशन करनी होती है अपनी वो एक्सपर्टीज़ जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो बट बिलोंग्स टू द जॉब, जो आपकी जॉब के साथ जिसका ताल्लुक़ है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आप अपनी एजुकेशनल जो प्रोफाइल है या एक्सपर्टीज़ हैं उनको मेंशन करें ताकि वो जो है उन चीज़ों का अपने पास काउंट कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ में ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंशियल के हवाले से भी आप एक चीज़ को देखें कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी जो ज़रूरियात होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको अपॉइंट किया जाता है तो आप एक चीज़ को ये मद्देनज़र रखें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कि वो फोकस करते हैं कि जी आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज़ करना है। इन पब्लिक सेक्टर इट्स टोटली अपोजिट। आपने पब्लिक सेक्टर में जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि जो पब्लिक मनी है उसको सही जगह पे यूटिलाइज़ किया जाए और वो पहुंचनी चाहिए आम यूज़र्स तक, आम पब्लिक तक। ठीक है। तो उसमें आप सेविंग्स को नहीं देखा करते, आपने अच्छी क्वालिटी के साथ आपने वो पैसे, वो मनी जो है फाइनेंशियल तौर पे आपने वो लोगों तक पहुंचानी है। अच्छा, प्रायोरिटाइज नीड्स क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्रायोरिटी नीड्स होती है किसी प्रोजेक्ट की या किसी इदारे की होती है, तो हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं अपने एक्सपेंसेस को? देखिए, इसके अंदर आपने सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो आपने फाइनेंशियल उनकी पेमेंट्स वगैरह पे और बाकी चीज़ों को मैनेजमेंट के तौर पे आपने जब करना होता है तो उसके लिए आपने सबसे पहले बजट जो है वो एलोकेट करना होता है। आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट जो है वो आपने प्लान करना होता है। वो आपने अपनी प्रीवियस 1 और 2 ईयर्स की जो प्लानिंग होती है उसकी प्रोजेक्शंस करनी होती है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कुछ हेड ऐसे होते हैं किसके अंदर और कुछ ऑपरेशन, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से हेड हैं जिससे बजट निकाल के किसी दूसरे हेड में नहीं जा सकती, और कौन से हेड है जहाँ से बजट निकाल के दूसरे हेड में ली जा सकती है? देखिए, विद इन द फाइनेंशियल ईयर आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जितने भी हेड ऑफ़ अकाउंट्स हमें CGA की तरफ से, AGPR की तरफ से दिए गए हैं उन सब में आप एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना है। कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपको करना होता है। उनमें आप ऑपरेटिंग हेड्स जितने भी होंगे उनके अंदर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द मिनिस्ट्री, आप जो है ना हर स्टेप के हिसाब से या फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तौर पे आप जो है वो कर सकते हैं और उनमें आप रीअप्रोप्रिएट करेंगे एक हेड से दूसरे हेड के अंदर फंड्स को। ये सवाल आम सुनने में आता है कि गवर्नमेंट भी हो या प्राइवेट सेक्टर में, वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव या HR के जो एक्सपेंसेस है वो ऑपरेशन में कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन HR के तरफ या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आप एक्सपेंसेस नहीं ले जा सकते। जी, ये ज़रूरी होता है बिकॉज़ ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो HR से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं। वो अगर आपके पास बढ़ जाते हैं, आपको पता है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमने वहाँ पे एलोकेट कर दिए हैं, तो वो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो है ना उसकी अप्रूवल लेके और उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम केसेस आते हैं ऐसे।
अगर इन केस किसी भी चीज़ की अप्रूवल नहीं आई और हमने एलोकेशन ज़्यादा कर दी है, अदरवाइज़ वहाँ से हम नहीं निकाल सकते। विद इन द मिनिस्ट्री जो है हम ऑपरेटिंग हेड से एचआर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ंड्स को, उनको रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं एज़, क्योंकि ये बेसिकली ह्यूमन नीड्स होती हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग वर्कर काम कर रहे होते हैं, हमें उनकी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है एचआर में हमें तमाम फ़ंड जो है वो हम किसी और को एलोकेट नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान फाइनेंशियल टर्म्स पूछी जाती है, शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, वो कौन कौन सी हैं और उनके डेफिनेशंस का व्हाट स्टैंड फॉर व्हाट स्टैंड फॉर, वो कौन सी टर्म्स होती है जो एग्जैक्टली पूछी जाती है जो हमारे कैंडिडेट को जहन में नहीं आती? देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें आप ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि हमें फील्ड से रिलेटेड जो पब्लिक सेक्टर्स में जो टर्म्स एंड कंडीशंस यूज़ होती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। उनके अंदर अगर फिनंशियल कोई पोस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए या असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना है, तो उसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो है ना एजीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके अलावा आप से एक हमारे पास जो एजीपीआर में टर्म्स एंड कंडीशन यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल उसमें आपने सीजीए से रिलेटेड है या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है एजीपीआर है, एजीपी है, इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, टर्म्स बेसिकली पूछी जाती हैं। जिस तरीके से अगर एक हमारे पास किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जो है हमसे पूछा जा सकता है कि पीओएस कौन है, तो किसी भी मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। इस तरीके से ये कुछ ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं जो कि उस इदारे की बैकबोन होते हैं। उनमें प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा डीडीओ, जो एक मेजर टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से यूज़ की जाती है। डीडीओ इज़ द पर्सन ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के बाद तमाम फिनंशियल मैनेजमेंट का। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन सब के लिए जो है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो तमाम पेमेंट्स, तमाम जो है फिनंशियल जो इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे पेमेंट्स के हवाले से, वो सारे वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसका। तो इसके अलावा जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और जितने भी काम वहाँ पे होते हैं, रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके उसके रीअप्रोप्रिएशन विद इन द बजट, विद इन द आईडीज़, विद इन द मिनिस्ट्रीज़, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जी रीअप्रोप्रिएशन कैसी होगी, उसके रूल्स क्या होंगे, जो वक्तन फ़वक्तन जो है गवर्नमेंट की तरफ से चेंज हो जाया करता है। और ऑन द अपोजिट साइड पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो, या गवर्नमेंट सेक्टर में, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वो आपसे पूछी जा सकती हैं। उनमें अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंट्स का है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, या आपने एमबीए किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है, तो आपसे वो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो एसेट्स के पूछे जा सकते हैं, लाइबिलिटीज़ के पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो बीसीआर से रिलेटेड, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स से पूछा जा सकता है। आपने बैंक्स के साथ अपने जो अकाउंट्स हैं उनको कैसे रिकन्साइल करना है, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी ऑथराइजेशन किसके पास है अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड। वो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से हवाले से आप किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपसे रेशोज़ के मुतालिक पूछे जा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होनी चाहिए, या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं इस हवाले से। अच्छा, डिप्रिसिएशन क्या है? कौन कौन सी चीज़ों पे डिप्रिसिएशन कैसे कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए, डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स जो हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं वो तो डेप्रिसिएबल नहीं होते। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो डेप्रिसिएट हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी वो होती है, और किसी भी एसेट्स की डेप्रिसिएशन उसकी यूजेज के एतबार से होती है। और फॉर एग्जांपल आपने कोई व्हीकल ख़रीदे तो उसको 5 ईयर के अंदर जो है डेप्रिसिएट होना होता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल के तहत। क्या आप 5 या 7 साल तक उसको डेप्रिसिएट करते हैं, या उसको 20% उसकी टोटल कास्ट का डेप्रिसिएट करते हैं, ताकि उसके यूजेज जो है वो हमने कर लिया और एक टाइम आता तो उसको हम फिर एज कंडम के तौर पे उसको जो है ना उसको ऑप्शन कर दिया जाता है आफ्टर द सर्टन। अच्छा, कंप्यूटर जो इक्विपमेंट है उनके ऊपर डिप्रिसिएशन क्या है? आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर डिप्रिसिएशन क्या है?
फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर क्या देखिए depreciation? उसमें डेप्रिसिएशन के कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि डिपेंड करता है कि अगर ऑटोनमस बॉडी है तो उनके बीओजीज ने किस चीज़ की अप्रूवल दी है, गवर्नमेंट सेटअप में क्या है। नॉर्मली 20% जो है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होता है इन 1 ईयर। 5 ईयर के लिए जो है आप नॉर्मली 5 ईयर के लिए कोई भी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, उसको डेप्रिशिएट कर दिया जाता है। कोई ऐसा एसेट है जिनकी डेप्रिसिएशन 30% हो पर ईयर के हिसाब से? पर ईयर के एतबार से इसमें कुछ ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्या उसकी यूजेज पे और उसके अप्रूवल से रिलेटेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि ऑडिट्स, फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं जी ना, जी हाँ, एक होता है एनुअल ऑडिट्स और फाइनेंशियल, एक होते हैं एनुअल रिपोर्ट्स। जी। फाइनेंशियल ऑडिट्स में कौन सी चीज़ें देखिए होती हैं? मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। ऑडिट बेसिकली इसमें 2 टाइप ऑफ ऑडिट बेसिक होती हैं। उनमें एक होता है प्री ऑडिट, एक होता है पोस्ट ऑडिट। सही। ठीक है। प्री ऑडिट बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी कोई हमारे दोनों ही इदारों में जो है यानी गवर्नमेंट सेटअप में दोनों ही ऑडिट होते हैं, प्री ऑडिट भी और पोस्ट ऑडिट। प्री ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी पेमेंट करनी है तो वो आप अगर थ्रू AGPR कर रहे हैं तो उसका प्री ऑडिट होता है। अगर ऑटोनमस बॉडी है तो उसमें एक ऑडिट का अलग से सेक्शन होता है जो प्री ऑडिट करता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई अप्रूवल नहीं नॉट अवेलेबल है या उसमें किसी किस्म की कोई कमी या कोताही है तो वो आपके प्री ऑडिट में ख़त्म कर दी जाती है, रिमूव करवा दी जाती है। आफ्टर दैट जब आप एक एनुअल ऑडिट होता है उसमें उसको हम पोस्ट ऑडिट कहते हैं। वो वेरी नेक्स्ट ईयर्स में, फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर का ऑडिट होता है। प्री ऑडिट जो है वो पेमेंट से पहले होता है और पोस्ट ऑडिट जो है उसके बाद होता है, वो एनुअल ऑडिट होता है। एनुअल ऑडिट जो होता है उसके बाद हमें एनुअल रिपोर्ट इशू की जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में एनुअल रिपोर्ट्स इशू होती हैं, ऑटोनमस बॉडी के प्राइवेट सेक्टर में एनुअल रिपोर्ट्स इशू होती हैं। उसके अंदर उसके फाइनेंशियल स्टेटस शो किया जाता है फॉर द पब्लिक, फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, जी इन दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, इंटरनल ऑडिट के क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं? देखें इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के चूँकि आप इसके नाम से भी वाकिफ़ हैं कि इंटरनल ऑडिट होता है। बेसिकली इंटरनल ऑडिट जो है इसमें हमारा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सेक्शन जो ऑडिट सेक्शन होता है वो इस पे फोकस करता है ताकि हमें जो है ना एक्सटर्नल ऑडिट में किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन से बचा जा सके, पेचीदगी से बचा जाए। पेचीदगियों से बचा जा सके। इंटरनल ऑडिट के अंदर जो है सेम वही चीज़ें यूज़ होंगी। प्री ऑडिट होता है, प्री ऑडिट को इंटरनल ऑडिट भी कहा जाता है और इसके अलावा जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसको पोस्ट ऑडिट कहा जाता है क्योंकि वो एक्सटर्नल ऑडिट है हमारा। थैंक यू। वो उसके लिए कोई भी जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हम ऑटोनमस बॉडी के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास प्री ऑडिट के लिए अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है जो कि पेमेंट करने से पहले प्री ऑडिट करता है और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए हमारे पास AGP है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट के लिए हमारे पास पब्लिक सेक्टर के लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच अंसर साहब, आपने Welcome काफ़ी है डिटेल में फाइनेंस में आपने चीज़ें में बताई। दोस्तों हम कोशिश होती है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर टिप्स आपके लिए लाएं। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमने इनसे गुजारिश भी की है कि हमें और भी टिप्स आपके पास हो तो हमें वो भेजें ताकि हम आपके चैनल से भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच अंसर साहब।